सारथी। सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को मां चंद्रघंटा की राता को समर्पित शारदीय नवरात्रि की तृतीय दिवस की दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के नौगांव बारातियों को लेकर वापस लौट रही मैक्स स्काई में गिरी हादसे में 3 लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायल। केंद्र सरकार ने मजदूरों को सुरक्षा देने की बीमा की योजना पर कवायद शुरू की। हादसे के बाद श्रमिकों के परिवार अब नहीं होंगे मजबूर। खेल महाकुंभ का आगाज, खेल मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा से किया शुभारंभ। गांव से देश तक के खिलाड़ियों को मौका। साइबर हमले से बाहर निकलने की जद्दोजहद, उत्तराखंड में 50 घंटे से 90 सरकारी वेबसाइट और ऐप बंद। आज से होगा ट्रायल रन। ग्रैंड हेलीपैड से बद्रीनाथ की पहली सेवाएं 28 अक्टूबर से होंगी बंद। 1900 ने किए दर्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 2 मामलों को लेकर कानपुर विधायक पहुंचे हरिद्वार। नगीना सांसद रुड़की कौर में हरिद्वार मुख्यालय रवाना। शांतर शाह की दलित चोरी की रेप के बाद मामले में आरोपी बीजेपी नेता आदित्य सैनी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बता दें कि गौ तस्कर वसी एफआईआर की मांग। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की आशंका। खुफिया विभाग भी अलर्ट, चप्पे चप्पे पुलिस बल की तैनाती। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सशक्त भू कानून, राज्य के कानून व्यवस्था के साथ ही तमाम अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की है। उन्होंने बताया कि आज कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित हो गए, जबकि पहाड़ आज भी बनाने, कृषि भूमि पर खरीदने पर भी प्रतिबंध था और आज भी है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राज्य के कुछ विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हम एक सत्र में इसको प्रावधान करने जा रहे हैं। आपके कार्यकाल में, आपकी मौजूदगी में, आपके नेतृत्व में ये संशोधन हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था और क्यों अब इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक खलनायक की भूमिका में दिखाया जा रहा है कि आपने जो संशोधन किए थे वो राज्य के हित में नहीं थे? ऐसा देखिए भाई, पहाड़ में हमेशा एक आरोप लगता रहा राज्य बनने से पहले भी और आज भी, कि पहाड़ों में पलायन हो रहा है, पहाड़ों में विकास नहीं है, पहाड़ों में अच्छी शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और धार्मिक पर्यटन को छोड़ दिया जाए तो पर्यटन का भी डेवलपमेंट, पर्यटन का भी जो विकास वहाँ पर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और इसलिए जो 2018 में कुछ अमेंडमेंट लाए थे कि भाई अगर कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल बनाना चाहता है, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पर्यटन के क्षेत्र में कोई वहाँ पर अच्छे होटल बनाना चाहते हैं, रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, वेलनेस सेंटर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर लैंड सीलिंग का जो प्राविधान था उसको शिथिल कर दिया गया था, इस शर्त के साथ कि अगर भूमि खरीदने के 2 साल के अंदर अगर वहाँ पर वो कोई भूमि का उपयोग नहीं करता है जिस उद्देश्य के लिए भूमि ली गई है, या उसका उपयोग नहीं करता है, उस पर कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करता है,
या तकनीकी तौर पर हम बोलते हैं ग्राउंड नहीं हुआ है, ग्राउंड नहीं किया उसने इन्वेस्टमेंट, तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। और वो वही 3-4 पर्पज़ के लिए वो ऐसा किया गया था। कोई कॉलोनाइजिंग करना चाहता है, उसके लिए नहीं था कि कोई वहाँ पर जाके भूमि खरीदे और कॉलोनाइजिंग करे और उस भूमि को फिर वो उसका इस ढंग से उपयोग करे, तो उसके लिए नहीं था। वो पर्टिकुलर चार विषय थे उसमें, जिनमें ये सीलिंग में शिथिलता प्रदान की गई थी। तो सर आपने इतना बड़ा ये जो निर्णय लिया, आप खुद कह रहे हैं कि पहाड़ों में हम उद्योग चढ़ाना चाहते थे। अब इस बात को 5-6 साल के करीबन हो गया है। आपके समय में इन्वेस्टर समिट पहली बार उत्तराखंड में हुई थी। आपने कुछ उसमें सर कुछ सकारात्मक कुछ सुधार देखे? आपको फीडबैक ऐसा मिला है कि इसके बाद ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आई है? क्योंकि विपक्ष लगातार चाहे इन्वेस्टर समिट की बात करें चाहे फिर संशोधन की बात करें, इन दोनों पर सवाल खड़े करता है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ था जब इन्वेस्टर समिट जो हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से किया था, उसमें पहली बार 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहाड़ों के लिए साइन हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था। अगर हम संशोधन नहीं करते थे संभव नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना आ गया। कोरोना के कारण जो स्थापित उद्योग थे, चाहे वो किसी तरह के उद्योग रहे हों, स्वास्थ्य उद्योग को छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम जो भी कारोबार थे वो ध्वस्त हो गए, प्रभावित ही नहीं हुए। कई लोग तो घर ही बैठ गए। और जो उस समय जो परियोजनाएं जो धरातल आने वाली थी वो उनका रोपण तक नहीं हो पाया। उसके बाद टूरिस्ट आना ही बंद हो गया। कुछ समय तो ऐसा निकला कि टूरिस्ट ही बंद हो गया। और आज भी जो विदेशी टूरिस्ट आज भी हमारे यहाँ 2-1% आता था पहले। इस समय पिछले वर्ष तो बिल्कुल जीरो था, मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं हम लोग कि कितने आए। तो उसके कारण क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स जब टूट गया और उसके कारण ये सब संभव नहीं हो पाया। में सर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई ऐसा प्रस्ताव बना रहे हैं तो उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार को अपने ही विधायकों मंत्रियों से ये चर्चा कर लेनी चाहिए या एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए या नहीं बुलाई जानी चाहिए? आपका इसमें राय क्या है? अब देखो, ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना है। तो ऐसे में देखना चाहिए सरकार को। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो तटस्थ भाव से सुझाव दे सकते हैं, राज्य का हित उनके लिए बड़ी चीज़ है, तो सर्वदलीय ने भी करें, उनको बुलाकर उनसे सुझाव लिए जा सकते हैं। नहीं, देखिए, अब मुख्यमंत्री इस तरह की घोषणा तो कर ही सकते हैं। कहाँ उसमें नहीं, ऑर्डिनेंस ला के माना कुछ भी लाना है तो उसके समय चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय राज्य के लिए अहितकारी हो सकता है। इसलिए सोच समझ करके हम कहते हैं 6 महीने बाद आइए, अब 8 महीने बाद लाइए, लेकिन उसमें राज्य का व्यापक हित निहित होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपके कार्यकाल में निकाय चुनाव उत्तराखंड में हुए, तब अब हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, अब केदारनाथ का उपचुनाव भी है, तो क्यों सरकार ये निकाय चुनाव से बच रही है? विपक्ष ये कह रहा है कि हार का डर है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, विपक्ष का आरोप हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने के न्यूज़ के लिए समय निकाला। तो ये थे हरिद्वार से मौजूदा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने हमारे इंटरव्यू में खास बातचीत कही है। उन्होंने कहा है कि जो संशोधन उनके कार्यकाल में हुआ था उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए थे और 8,000 करोड़ से अधिक का जो MOU थे वो अकेले पहाड़ के लिए ही, उनकी जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें ये हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि उसके बाद फिर कोविड स्थिति थी। इसके अलावा भी तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमसे खास बातचीत करी है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। यहाँ पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने के न्यूज से खास बातचीत की है और उन्होंने अपने भू कानून में किए गए संशोधन को बताया कि उसके सकारात्मक व्यापक स्वरूप जो है वो उत्तराखंड में फिलहाल देखने वाले हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मसूरी में नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी में अतिक्रमण और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी में शनिवार को मसूरी नगर पालिका की टीम द्वारा मसूरी पिक्चर पैलेस से लड़ौर बाजार तक कार्रवाई की गई, परंतु लोगों ने पालिका प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण और प्लास्टिक बैग को लेकर की जा रही कार्रवाई से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं पालिका कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों से अभद्रता भी की जा रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। क्या दुकानदारी हो रही है, लेकिन हमें जो ऊपर सामने भी कर रहा हूँ, हमें नहीं लगता था, हमें भेजो हमारे तो जमा करवा दो। नहीं कर रहा हूँ भाई, हमारे तो नौकरी खराब थोड़ी करोगे तो हम मांग नहीं जो है लंडौर बाज़ार में जो है नगर पालिका के द्वारा एक ड्राइव चलाया गया अतिक्रमण के लिए और पॉलिथीन के लिए। पहले कर्मचारियों द्वारा अपनाया गया बहुत ख़राब है। अभद्रता से दुकानदारों से बातें करी गई, व्यापारियों का शोषण करा गया और उनसे जो है बहुत बदतमीजी से बातें करी गई। कुछ महिला दुकानदार भी थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से वहाँ पे बातचीत कर्मचारियों द्वारा करी गई, जिसका पूर्णतः विरोध व्यापार मंडल द्वारा करा गया। ठीक हमारा ये कहना है कि यदि आपको ड्राइव चलाना भी है तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित हो, उसके लिए पहले कम से कम एक समय व्यापारियों को दिया जाए और उनको पहले से बताया जाए और उसके बाद एक सूचना ड्राइव चलाया जाए। उसके बाद भी यदि कोई नहीं मानता तो ठीक है, आप ड्राइव चलाइए, लेकिन अगर यदि किसी दुकानदार के साथ या किसी व्यापारी के साथ बदतमीजी करी जाएगी और उनका शोषण किया जाएगा तो इसका पुरजोर विरोध मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा करा जाएगा। खबर अक्सर से, जहां पर उत्तराखंड में कई विभागों की सरकारी वेबसाइट हैक हो जाने से कामकाज ठप पड़ा है। लक्सर तहसील में भी आमजन को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। लक्सर तहसील में कई प्रमाण पत्र लेने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। लगातार चक्कर काटने के बावजूद भी लोगों की जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। वेबसाइट और कामकाज कब तक सुचारू हो पाएगा, कर्मचारी भी लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। पहले कागज जमा करे थे और उसके बाद उत्तरदायित्व बनानी थी पैसे निकालने के लिए अकाउंट में था पिताजी के। फिर साइड बंद हो चुकी थी, फिर आए, फिर एक दिन छुट्टी थी 2 अक्टूबर की, यानी कि 4-5 चक्कर हमने मार चुके। अब ये कहा साइड चल जाएगी, हम आपको कागज निकाल कर दे देंगे। हाँ, साइड हैंग कर रखी है। मुझे ना एक खतौनी की नकल चाहिए थी। मैं यहाँ पर 2-3 दिन से आ रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि 7-8 दिन खतौनी नहीं मिलेगी। वो साइट किसी हैकर ने हैक बैक कर रखी है और मुझे आज अपने किसी परिचित की जमानत करानी थी, तो जमानत में डेट भी आ गई। अब बहुत समस्या हो रही है, मतलब जमानत कराऊं तो कैसे कराऊं मैं? ये कह रहे हैं अभी अब और भी टाइम लगेगा फिलहाल। देहरादून के रायपुर में युवती से हुए दुष्कर्म मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून के एसले हॉल चौक पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने देहरादून समेत राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, साथ ही सरकार का पुतला भी फूका। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगे ने कहा कि राज्य में लगातार महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं। रुद्रपुर में नर्स से रेप के बाद हत्या हो या फिर आईएसबीटी में किशोरी से रेप का मामला, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। राज्य में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो कानून व्यवस्था में सुधार करे। दिख ही नहीं रहा है क्योंकि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और जिस हिसाब से देहरादून में गैंग रेप और महिलाएं शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत ही सोचनीय विषय है और चिंताजनक विषय है। और कल ये जो घटना दिन दिहाड़े में घटित हुई है और शाम तक उसकी एफआईआर हुई है, ये भी बहुत शर्मनाक है। इतने टाइम पे अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और ये घटना पे रोक नहीं लग रही है। इसमें तुरंत रिएक्शन करना चाहिए, शासन को इसमें कुछ ठोस नीति बनानी चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत आ जाएगी भविष्य में। रामनगर श्री रामलीला अभिनय कमेटी पायथे वाली रामलीला के तत्वाधान में रामलीला रंगमंच पर भगवान राम की बैंड बाजों के साथ नगर में बारात निकाली गई। इससे पूर्व गुरुवार की रात रंगमंच पर कलाकारों द्वारा सीता स्वयंवर, रावण, बाड़ा सुर संवाद
परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला का सुंदर मंचन किया गया। शुक्रवार को रंगमंच से शुरू हुई भगवान राम की बारात नगर में मुख्य भ्रमण करने के बाद रंगमंच पर पहुंची, जहां भगवान की आरती के बाद आयोजित सामूहिक भोज में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। रामलीला का मंचन 30 तारीख से प्रारंभ हुआ था, जिसमें कल पायते वाली रामलीला के भव्य रंगमंच पर हमने पुष्प वाटिका का, सीता स्वयंवर का और परशुराम लक्ष्मण संवाद का बहुत सुंदर मंचन हमारे कलाकारों द्वारा किया गया। उसी उपलक्ष्य में बरसों से निरंतर यह शोभा यात्रा स्वयंवर के अगले दिन राम बारात की शोभा यात्रा बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः रामलीला पायते वाली रामलीला के रंगमंच पर पहुंचती है। उसी क्रम में यह शोभा यात्रा जो आज नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पायते वाली रामलीला के रंगमंच पर पहुंचेगी। इस वर्ष की श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा अंतिम चरण में पहुंच गई है। हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को बंद होने जा रहे हैं और इस साल श्रद्धालुओं के लिए 25 मई को कपाट खोले गए थे। हेमकुंड के कपाट बंद होने की तैयारी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा शुरू कर दी गई है। इस साल अभी तक लगभग 2,30,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं। इस साल 25 मई 2024 को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा का शुभारंभ हुआ था और आज तक लगभग 2,30,000 यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं। 10 तारीख को इस साल की यात्रा का समापन समारोह होगा। 9:30 बजे श्री सुखमनी साहब के पाठ आरंभ होंगे। उसके बाद अरदास, हुक्मनामा, 2 घंटे शब्द कीर्तन होगा और उम्मीद है कि 2 से 2,500 लोग इस यात्रा समापन में पहुँचेंगे। मुझे जो लग रहा है कि इस साल यात्रा पिछले कई सालों से अधिक चली है और सभी यात्री सकुशल जो है यात्रा समाप्त करके वापस गए हैं। अपर सचिव लोक निर्माण विभाग धीरज सिंह गर्ब्याल के द्वारा लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को जनपद में सड़कों पर पड़े गड्ढों की पैच भारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आजकल प्रदेश भर में ठेकेदार सरकार द्वारा जारी निविदाओं का बहिष्कार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार के आगे सड़कों के सुधारीकरण को लेकर चुनौती खड़ी हो गई। मुख्यालय पौड़ी में हिमालय संविदाकार ठेकेदार समिति के बैनर तले ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिल्कुल उनकी मांगे जायज़ है। ये हमारा व्यवसाय नहीं बल्कि एक रोजगार है और उत्तराखंड में जो है जिस ढंग से इन्होंने जो है बड़ी बड़ी जो निविदाएं लगाई हैं वो जो है यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि छोटी निविदाएं की जाए, सरल की जाए और ताकि जो है हर व्यक्ति जो है अपना रोजगार के लिए अपना काम कर सके। देखिए, जनपद में पूरे प्रदेश के स्तर पे वो बात चल रही है इसमें, तो उसमें शासन स्तर पे एक बार वार्ता हो चुकी है उनकी और कुछ दिनों बाद फिर दोबारा एक बार और जरूर उसमें बात होगी। बैठक हो रही, कोई बात नहीं। अगर वो बैठक कर रहे हैं चाहे ऐसी चीज से कर रहे, कोई बात नहीं। गड्ढे तो हमने बनने ना, गड्ढे तो हमने मना कर दिए। चाहे अधिकारी में कितने भी प्रेशर डाले, हम पैसे नहीं बनने देंगे। हमने प्लांटों में भी फोन कर दिया कि आपने प्लांट बंद कर दीजिए। अगर वो आ रहे हैं तो हमारी बात मुख्यमंत्री में करें ना, वार्ता कराए हमारी कि भाई वो परेशान है। वो बोल रहे हैं कि 15 दिन तक आप अपना आंदोलन रोक दो, उसके बाद 15 दिन बाद आपकी मांग मंजूर कर देंगे। ये क्या तरीका है? तो 15 दिन रुक जाओ ना। 15 दिन अपने जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने दे रखा उसको रोक दो, से पैच का काम, उसके बाद भी वार्ता हो सकती है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।